हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रदीप। उम्मीद है आप सभी साथी स्वस्थ और कुशल से होंगे। जैसा कि प्राचीन भारत के इतिहास विषय की वीडियो सीरीज हमारी चल रही थी, उसी क्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए वीडियो के इस अंक में हम इंडो ग्रीक साम्राज्य को लेकर के चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि शुंग साम्राज्य के समकालीन रहे इंडो ग्रीक राजवंश से संबंधित कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से भी साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो के अंक को, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन साम्राज्य को लेकर के। हिंद यवन साम्राज्य को जानने से पहले हम भारत में यवनों के आगमन या कह सकते हैं कि यवनों की पृष्ठभूमि क्या रही थी, उस पर एक सामान्य सी जो समझ है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही उभर करके आता है कि जो यूनानी थे या यवन जो थे वो भारत में आते कहाँ से हैं। तो यवन दक्षिण यूरोप के क्षेत्र से आते हैं, जो कि ग्रीस, बुल्गारिया और सर्बिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इनका साम्राज्य था। और इस साम्राज्य का जो शासक रहा था वह शासक था फिलिप द्वितीय। तो फिलिप द्वितीय यहाँ पर शासन कर रहा था, जिसको मैसिडोनिया का साम्राज्य भी कहा जाता है। मैसिडोनिया का यह शासक था, जिसमें ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया के साथ साथ अन्य क्षेत्र इसमें शामिल थे। जब फिलिप द्वितीय की मृत्यु होती है तो इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है, जिसको सिकंदर के नाम से जाना जाता है। और इसको कुछ इतिहासकार सिकंदर महान मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको सिकंदर महान की संज्ञा नहीं देते हैं। सिकंदर जो था वह अपने चचेरे भाई और सौतेले भाई की हत्या करने के बाद मैसिडोनिया का शासक बना था, और बचपन से ही यह विश्व विजय का सपना देखता था, यानी कि यह विश्व का सम्राट बनने की इच्छा रखता था। और जिसको पूरा करने के लिए इसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए विश्व विजय पर यह निकला। और विश्व विजय पर जब यह निकला तो यह मध्य एशिया के देशों से होकर के भारत की तरफ बढ़ा। और मध्य एशिया का देश जो है कि ईरान, ईरान पर जब यह पहुंचा तो ईरान पर सिकंदर का सामना होता है। हखामनी साम्राज्य थे, तो हखामनी साम्राज्य से इसका सामना होता है। और हखामनी साम्राज्य को 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पूरी तरह ध्वस्त करके अपने मैसिडोनिया साम्राज्य में मिला लिया, या कह सकते हैं कि ग्रीस साम्राज्य में इसको मिला लिया, हखामनी साम्राज्य जो कि ईरान का साम्राज्य था। और इस हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो इस हखामनी साम्राज्य की स्थापना साइरस द्वितीय के द्वारा की गई थी, या इसको कुरुस भी कहा जाता है। साइरस द्वितीय या कुरुस के द्वारा हखामनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, और यह समय था 558 ईसा पूर्व का। जैसा कि हमने आपको बताया, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। और हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद सिकंदर आगे बढ़ता है, जो कि भारत के क्षेत्र की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। और भारत की सीमा पर लगभग जो है सिकंदर 325 ईसा पूर्व में आधम आ आ जाता है। और सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उस दौरान इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 28 से भी ज़्यादा लगभग स्वतंत्र यहाँ पर क्या रही थी, रियासतें रही थी, या कह सकते गणराज्य या छोटे छोटे राज्य थे, जो कि 28 स्वतंत्र शक्तियों में यहाँ पर ये विभाजित थे। ठीक है। और इनमें से सबसे पहले सिकंदर के आक्रमण का जो सामना करा था, वह सामना करा था अश्वक राज्य ने। ठीक है। तो अश्वक राज्य ने यहाँ पर सबसे पहले सिकंदर के आक्रमण का सामना करा। और अश्वक राज्य की सैन्य शक्ति बहुत ही कमजोर थी सिकंदर के सामने। जल्दी ही इसके सैनिक धराशायी हो गए युद्ध में, और जिसके चलते यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण करे और सिकंदर का सामना करा। विवरणों से पता चलता है कि जो स्त्रियां यहाँ की जिन्होंने शस्त्र धारण करा था, और जिसके चलते सिकंदर ने समस्त नगर की स्त्रियों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है। और सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतारने के चलते अशोक साम्राज्य जो है कि सिकंदर के अधीन हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर भारत के क्षेत्र में और आगे बढ़ता है, तक्षशिला में यह पहुंचता है। तक्षशिला का राजा आम्बिक था, और आम्बिक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ता है और सिकंदर अब झेलम नदी के तट पर पहुंचता है और झेलम और चेनाब नदी, यहाँ पर ये झेलम नदी है और ये आपकी चेनाब नदी है, इन दो नदियों के मध्य में पूरा का पूरा जो साम्राज्य था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यह जो है कि पोरस यानी कि पुरु का साम्राज्य था। ठीक है, तो पुरु का साम्राज्य या इसको पोरस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका साम्राज्य था और अब सिकंदर का सामना होता है पोरस से, जो कि एक पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली राजा था और सिकंदर का इसने जमकर के मुकाबला करा। हालांकि जो पोरस की सैन्य शक्ति थी वो सिकंदर के सामने कम थी, फिर भी अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल के चलते इसने सिकंदर को कुछ हद तक मात दी, जिसके चलते सिकंदर इसकी वीरता को देखते हुए इसका साम्राज्य जो कि झेलम और चिनाब नदियों के मध्य में था पोरस का, उसके साम्राज्य को लौटा दिया युद्ध में पराजित होने के बाद भी, और कुछ अन्य विजित क्षेत्र इसको दिए। और उसके बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ती है और व्यास नदी के तट पर आकर के पहुंचती है। तो व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया सिकंदर की सेना ने और व्यास नदी को ही सिकंदर की विजय का उत्कर्ष या चरम बिंदु माना जाता है। तो सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु कौन सी नदी मानी जाती है? तो व्यास नदी मानी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लगभग जो है कि जब सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया तो 323-24 ईसा पूर्व के मध्य सिकंदर जो है कि मैसिडोनिया की तरफ वापस लौटता है और बाद में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है इसी दौरान। और सिकंदर जब यहाँ से भारत के क्षेत्र से वापस जाता है तो जो विजित क्षेत्र हैं भारत के क्षेत्र के, पश्चिमोत्तर भारत के, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साथ ही साथ सिंध नदी का जो क्षेत्र था, वहाँ पर का प्रशासक नियुक्त कर जाता है सेल्यूकस को और सेल्यूकस यहाँ पर अब शासन करता है और सिकंदर वापस चले जाता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मगध के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का नाश करने के साथ ही जो है कि 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की जाती है और धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए पूरे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के अधीन करते हुए पश्चिमोत्तर भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ता है। और इसी दौरान सिकंदर का जो प्रशासक था सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है, जो समय था 305 ईसा पूर्व का, और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया। और इसी दौरान हम देखते हैं कि सेल्यूकस ने पूरा का पूरा कांधार, अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को चंद्रगुप्त को सौंप दिया और साथ ही साथ जो मध्य एशिया, ईरान, इराक का क्षेत्र था उसमें जो है कि सेल्यूकस ही शासन करता रहा। और फिर बाद में हम देखते हैं कि मौर्य शासक यहाँ पर उभर करके आते हैं, जिसमें बिंदुसार, अशोक और अन्य मौर्य शासक देखने को मिलते हैं। हालांकि बाद में चलते चलते मौर्य शासक जो थे वो कमजोर होते चले गए और इसी तरह जो यूनानी शासक थे, सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे, वो भी कमजोर होते चले गए। और इसी दौरान अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया के क्षेत्र में जो कि एक नई शक्ति का उदय होता है, जो कि इंडो ग्रीक शक्ति के रूप में जानी जाती है। और इसी इंडो ग्रीक शक्ति के समकालीन यहाँ पर रहा था मध्य और उत्तर भारत के क्षेत्र में सुंग अंपायर यानी कि सुंग साम्राज्य रहा था। या आप देख सकते हैं कि जो सुंग साम्राज्य पर आक्रमण करा हुआ था, ये पूरा आक्रमण क्षेत्र है, ये आपका इंडो ग्रीक शासकों का। ठीक है, और हालांकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा सुंग साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये दोनों ही साम्राज्य जो है कि एक दूसरे के समकालीन है, इंडो ग्रीक और सुंग साम्राज्य। ठीक है, तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी भारत के क्षेत्र में यवन या यूनानियों का आगमन किस तरह से होता है और इसके आगमन के पश्चात ही भारत के क्षेत्र में इंडो ग्रीक साम्राज्य देखने को मिलता है पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में। जैसा कि हमने आपको बताया कि मैसिडोनिया का जो शासक था फिलिप द्वितीय, जिसका पुत्र था सिकंदर, और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर यहाँ पर शासक बनता है, मैसिडोनिया के राज सिंहासन पर यह विराजमान होता है और अपने सौतेले तथा चचेरे भाइयों की हत्या करने के बाद ये मैसिडोनिया के सिंहासन पर बैठता है। बचपन से ही अत्यधिक महत्वाकांक्षा के चलते यह विश्व विजय करना चाहता था और विश्व का सम्राट बनना चाहता था। कुछ इतिहासकार इसको सिकंदर महान की संज्ञा में नहीं रखते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ इतिहासकार इसको सिकंदर महान की संज्ञा देते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसकी महानता को लेकर के प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है कि अत्यधिक अत्याचारी, क्रूर और मदिरा पान करने वाला ये व्यक्ति रहा था। और कहा जाता है कि यह अपने सहयोगियों की छोटी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर के उन्हें
तड़पा तड़पा करके उनको मारता भी था। और इन छोटी छोटी गलतियों के चलते जो इसके करीबियों ने, मुख्य रूप से जो जिनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी, जिसकी हत्या इसके द्वारा कराई गई थी, उसमें क्लीटोस इसका ही मित्र था और इसके पिता का मित्र जो कि परमिनियन, जिसकी गोद में सिकंदर खेल करके बड़ा हुआ था, उसकी भी हत्या सिकंदर ने कराई थी। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना जहाँ भी जाती थी पूरे नगर को ये जला करके राख कर देती थी, सुंदर स्त्रियों का अपहरण कर लेते थे और बच्चों को भालों की नोक पर यानी कि बर्छों की नोक पर टांग करके पूरे शहर में घुमाया जाता था। ऐसा ही कुछ विवरण पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मिलता है। ग्लिप्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी रचना है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। और इसमें भी सिकंदर को अभिमानी, उदंड, अत्यंत क्रूर, हिंसक बताया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि सिकंदर अपने आप को ईश्वर समझने लगा और अपने क्रोध में आकर के सिकंदर अपने निकट मित्रों और सगे संबंधियों की ये छोटी छोटी भूल को लेकर के उनकी हत्या कर देता था। नगर निवासियों को ये पूरी तरह से परेशान करता था या नगरों को ये वीरान कर देता था जहाँ भी ये आक्रमण करता था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जिस धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के शासक कमज़ोर होते चले गए और वहाँ सेल्यूकस के अंतर्गत जो प्रशासक थे वह कमज़ोर होते चले गए और एक इन कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए एक नए साम्राज्य का उदय होता है अफगानिस्तान के क्षेत्र में, बैक्ट्रिया के क्षेत्र में, जिसका संस्थापक मुख्य रूप से माना जाता है डिमेट्रियस प्रथम या डेमेट्रियस प्रथम, जिसका समयकाल 220 ईसा पूर्व से लेकर के 175 ईसा पूर्व का समय था और इसने 183 ईसा पूर्व के समय में भारत के पंजाब के क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जीत लिया और साकल को अपनी राजधानी बना लिया। जब यह भारत की तरफ बढ़ रहा था तो इसी दौरान बैक्ट्रिया अफगानिस्तान के क्षेत्र में एक अन्य प्रशासक ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया और जिसका नाम था यूक्रेटिडस या इसको यूक्रे टाइडस भी कहा जाता है। यूक्रेटिडस या यूक्रेटाइडस भी भारत की ओर बढ़ा और कुछ क्षेत्रों को जीतते हुए तक्षशिला को इसने अपनी राजधानी बनाई, यानी कि यह कश्मीर के क्षेत्र की तरफ से भारत की तरफ बढ़ रहा था। तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई और जो डिमेट्रियस प्रथम था या डेमेट्रियस प्रथम था उसका अधिकार पूर्वी पंजाब और सिंध के क्षेत्र में रहा था। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडो ग्रीक साम्राज्य के अंतर्गत हम दो कुलों को देखते हैं, जिसमें पहला कुल था डिमेट्रियस प्रथम का और दूसरा कुल था यूक्रेटिडस या यूक्रेटाइडस का। जो डिमेट्रिडस का कुल था उसको यूथिडेमस कुल के नाम से भी जाना जाता है। यूथिडेमस कौन था? तो ये यूथिडेमस डिमेट्रियस प्रथम का पिता था, ठीक है। और इंडो ग्रीक साम्राज्य कब से कब तक अस्तित्व में रहा? तो लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 10 ईस्वी तक के समय तक यूनानी मूल के राजाओं ने राज करा, यानी कि इंडो ग्रीक शासकों ने राज करा और उसके बाद यहाँ पर शक शासक आते हैं। शकों के द्वारा इंडो ग्रीक साम्राज्य का अंत किया गया और एक नए साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर की जाती है, ठीक है। और जो यूनानी लोग थे उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म भी इन्होंने अपनाया। साथ ही साथ जो है कि हिंद यवन जो थे उनका अंत करा था शकों ने और ये अंत हुआ था 10 ईस्वी के समय में। उसके बाद भी कुछ जगह पर हम देखते हैं कि इक्की दुक्की जगहों पर यूनानी समुदाय के लोगों का शासन रहा, लेकिन धीरे धीरे ये आगे चल करके भारतीय समाज में विलीन हो गए। और जो इंडो ग्रीक शासक थे उन्होंने अपनी भाषा, वेशभूषा, चिन्हों, शासन प्रणाली और रहन सहन से यूनानी भारतीय संस्कृति का एक नया मिश्रण तैयार किया, या कह सकते कि एक नए संस्कृति का इन्होंने विकास किया जिसको इंडो ग्रीक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बड़े शासक हुए जिनमें अशोक, बिंदुसार और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य प्रमुख रहे थे। और जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य आगे बढ़ता रहा तो इसके अधिकारी या कह सकते हैं कि राजा कमजोर होते चले गए और भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता न होकर के अलग अलग क्षेत्रों में कह सकते हैं कि सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते चले गए और इसका ही परिणाम हुआ कि पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में इंडो ग्रीक साम्राज्य उदय होता है, ठीक है। और इंडो ग्रीक साम्राज्य जो उदय होता है वह हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि डिमेट्रियस प्रथम या डेमेट्रियस प्रथम जो कि यूथिडेमस का पुत्र था, ठीक है। यूथिडेमस
और यूथिडेमस वंश के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो डिमेट्रियस था उसने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण करी थी। साथ ही साथ इसने यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपि के सिक्के भी इसने चलाए थे। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, लेकिन स्थायी तौर से जो सोने के सिक्के चलाए थे नियमित रूप से वह कुषाण शासकों ने चलाए थे। ठीक है, जो शकों के बाद पार्थियन आते हैं, पार्थियन के बाद जो है कि कुषाण आते हैं। ठीक है, तो कुषाणों ने स्थायी तौर से सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी करे, तो वो इंडो ग्रीक शासकों ने ही करे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि डिमेट्रियस भारत की तरफ विजयों पर व्यस्त था, तो एक नए शासक ने बैक्ट्रिया के क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसका नाम था यूक्रेटिडस या यूक्रेटाइडस। और वह भी भारत की क्षेत्र की तरफ विजय के लिए निकला, और जिसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। दो प्रमुख वंश देखने को मिलते हैं, और जो यूक्रेटाइडस शासक था, ठीक है, यूक्रेटाइडस या यूक्रेटिडस, उसके सिक्के हमें मिलते हैं, जिससे इस वंश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, और इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ पर था उसकी भी जानकारी मिलती है। और इसके सिक्के मिलते हैं बैक्ट्रिया के क्षेत्र से, और जो कि सीस्तान के क्षेत्र से, काबुल की घाटी से, और कपीस के क्षेत्र से, और गांधार के क्षेत्र से मिलते हैं। संभवतः जो है कि झेलम तक और पश्चिमी पंजाब को भी अपने साम्राज्य में इसने मिलाया हुआ था। हालांकि इससे आगे यह नहीं बढ़ सका, क्योंकि डिमेट्रियस वंश के शासकों ने और डिमेट्रियस ने इसको रोक दिया था। ठीक है, और डिमेट्रियस या डेमेट्रियस प्रथम का जो साम्राज्य था, अधिकार क्षेत्र था, वो पूर्वी पंजाब और सिंध पर रहा था। और इन साम्राज्य के अंतर्गत जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहा था वह रहा था मिनांडर। ठीक है, तो मिनांडर का समय काल रहा था 160 ईसा पूर्व से लेकर के 120 ईसा पूर्व तक। और मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और इसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। नागसेन के द्वारा इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई, और नागसेन से जो इसने संवाद किया है प्रश्नों का, वह जो है कि मिलिंद पन्नों पर संकलित किया गया है। ठीक है, मिलिंद पन्नों पर संकलित किया गया मिनांडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के संवाद को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको ध्यान देना है। और जो मिनांडर था उसके सिक्के भड़ौच यानी कि भरूच गुजरात के क्षेत्र में उसके बाजार में खूब चलते थे। ठीक है, तो मिलांडर के सिक्के भड़ौच या भरूच के बाजार में चलते थे। इसकी जानकारी हमें जो एक अज्ञात यूनानी नाविक जिसकी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से इसकी जानकारी हमें मिलती है कि जो मिलांडर शासक था, जो कि डिमेट्रियस कुल का ही शासक था, या इसको कह सकते हैं कि यूथिडेमस वंश का शासक था, या यूथिडेमस कुल का शासक था। उसके सिक्के भड़ौच के बाजार में खूब चलते थे। स्वात घाटी से भी एक मंजूषा मिलती है, और जिसमें मिलांडर का नाम खुदा हुआ है। ठीक है, और इससे प्रमाण मिलता है कि मिलांडर का राज्य अफगानिस्तान के क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमांत का जो प्रदेश था उसमें भी इसका शासक था, या कह सकते हैं कि इसके साम्राज्य में ये क्षेत्र भी शामिल थे, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र और उत्तर पश्चिम के सीमांत प्रदेश। ठीक है, स्ट्रैबो एक इतिहासकार हैं, तो स्ट्रैबो इतिहासकार लिखते हैं कि यूनानियों ने गंगा नदी और पाटलिपुत्र तक आक्रमण करा था। और इसकी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो के अंक में जब हम शुंग साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि महाभाष्य से मिलती है और गार्गी संहिता से मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया है पतंजलि के द्वारा पुष्यमित्र शुंगी के समय, तो उसमें भी उल्लेख मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ के समय यूनानियों ने या इंडो ग्रीक शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, जो कि चित्तौड़ के माध्यमिका नगर पर, और साथ ही साथ जो है कि अवध के साकेत पर इन्होंने आक्रमण करा था। और आक्रमण करते करते ये जो है कि आपके पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर कौशाम्बी इलाहाबाद के पास से रेह नामक जगह से एक संक्षिप्त अभिलेख मिला है, और इस बात की पुष्टि यहाँ पर हुई है कि मिलांडर के ने जो है कि भारतीयों आक्रमण से संबंधित रहा था। मिलांडर ने भी भारतीयों के क्षेत्र में आक्रमण करा था, यानी कि शुंग साम्राज्य में आक्रमण इसने करा हुआ था। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक शासकों के बाद यहाँ पर मध्य एशियाई की जनजाति सिथियन यानी कि शकों का आक्रमण होता है। शकों के बाद हम देखते हैं कि पार्थियन यहाँ पर आते हैं, पार्थियन के बाद कुषाण आते हैं,
कुषाण के बाद हम नाग का साम्राज्य देखते हैं मध्य भारत के क्षेत्र में, और उत्तर भारत के क्षेत्र में वाकाटक आते हैं मध्य भारत में, फिर ह्यूण आते हैं उत्तर भारत पश्चिमोत्तर भारत में, फिर अरब और ईरानी आते हैं, जिनमें की जो कि गजनवी, गौरी, ये प्रमुख रूप से तुर्क कह सकते हैं कि तुर्क साम्राज्य आता है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को लेकर के अगले वीडियो के अंक में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इंडो ग्रीक साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रमुख सिक्के ढाले गए थे वह यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और इंडो ग्रीक साम्राज्य की क्या देन है, या कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक साम्राज्य या यूनानियों के द्वारा भारत के क्षेत्र में किन किन चीज़ों का प्रचलन चलाया गया, तो उनमें तो एक मुख्य रूप से जो जो है इन्होंने राजत्व का सिद्धांत दिया। ठीक है, राजत्व का दैवीय सिद्धांत, यानी कि राजा एक दैवीय उत्पत्ति है, यानी कि राजा को देवताओं के तुल्य माना गया है, ऐसा सिद्धांत दिया है यूनानियों ने। और साथ ही साथ इन्होंने सिक्के ढालने के सांचे का निर्माण करा। ठीक है, क्या, सिक्के के सांचे। ठीक है, सांचे इन्होंने दिए, सिक्के के सांचे का प्रचलन इन्होंने ही चलाया यूनानियों ने। सिक्कों पर चित्र अंकित करने का कार्य भी जो है कि यूनानियों ने ही सबसे पहले किया, इंडो ग्रीक शासकों ने करा। ठीक है, और मुद्रा पर, यानी कि मुद्रा पर जो राजा का चित्र यहाँ पर है, तो राजा का चित्र भी जो है कि इंडो ग्रीक शासकों ने ही यहाँ पर है, इन्हीं की देन है कि सिक्कों पर जो चित्र अंकित किए जाने लगे। इसके बाद के समय में गुप्त काल हो या मौर्योत्तर काल हो, गुप्तोत्तर काल हो, तो ये यूनानियों की देन है। ठीक है, सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन भी यूनानियों की देन है। कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर वर्ष, यानी कि कैलेंडर जारी करना भी जो है कि किसकी देन है, ये यूनानियों की देन है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कि 12 राशियां, ठीक है, 12 राशियों भी किसकी देन है, ये आपकी यूनानियों की देन है, इंडो ग्रीक शासकों की देन है। समय की गणना, ठीक है, समय की गणना किसकी देन है, यूनानियों की है। संवत का प्रयोग करना, भारत में ज्योतिष कला का विकास किसने किया, तो यूनानियों ने ही किया। नाट्य प्रथा, ठीक है, नाटक प्रथा किसने चलाई भारत में, तो मनोरंजन का जो एक प्रमुख साधन है वह जो है कि यूनानियों ने चलाई, जिसको हेलोनिस्टिक कला भी कहा जाता है। हेलोनिस्टिक कला, नाट्य कला या हेलोनिस्टिक कला का विकास किसने करा, वो आपका यूनानियों ने ही करा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूनानियों के द्वारा, इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करे, और इंडो ग्रीक शासकों में जो है कि स्ट्रेटो, ठीक है, स्ट्रेटो, ठीक है, क्या था, एक स्ट्रेटो द्वितीय नामक एक शासक था, उसने चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्के चलाए। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्ट्रेटो सेकंड नामक जो कि इंडो ग्रीक शासक था, उसने तांबे और चांदी के सिक्के यहाँ पर चलाए थे। ठीक है, और सिक्कों के लिए द्रह्म शब्द का प्रयोग, ठीक है, द्रम्य, ठीक है, द्रह्म शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो द्रह्म शब्द का प्रयोग किया है यूनानियों ने ही, जो कि एक पुरानी भाषा है। और भारत में ज्योतिष के क्षेत्र में जो पंच सिद्धांत हैं, ज्योतिष के पंच सिद्धांत, ठीक है, ज्योतिष के पंच सिद्धांत में से 2 प्रमुख सिद्धांत जो है कि यूनानियों से आए हैं। कौन कौन से 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, एक तो जो है कि पोलिस सिद्धांत ज्योतिष का पोलिस सिद्धांत है, और रोमक सिद्धांत, ये पंच सिद्धांतों में आते हैं, रोमक सिद्धांत, ज्योतिष सिद्धांत। इसके बाद जो है कि जो अन्य 3 सिद्धांत है उसमें वशिष्ठ सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत है, और पैतामह सिद्धांत है। ठीक है, ये पोलिस और रोमक जो सिद्धांत है वो यूनानियों से ही आए हैं। ठीक है, और यूनानी जो है कि अपने देश को क्या कहते थे, जो ग्रीस का क्षेत्र था, यानी कि मैसिडोनिया का जो क्षेत्र था, उसको क्या कहते थे, ये एल्लास कहते थे। ठीक है, एल्लास नाम से इसको जानते थे। ठीक है, तो एल्लास नाम से जाना जाता था ग्रीस को, यहाँ के लोग कहते थे, अपने देश को एल्लास कहते थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, पसंद भी आई होंगी। हमने कोशिश करी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इंडो ग्रीक साम्राज्य से लेकर के, भले ही वो इनके द्वारा कौन कौन सी प्रथाएं भारत में दी गई, कौन कौन सी, साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि गांधार शैली, ठीक है, गांधार शैली जिसको
हेलोनिस्टिक कला भी कहा जाता है। हेलोनिस्टिक कला यानी कि गांधार कला का विकास किसने करा है? तो इंडो ग्रीक शासकों ने करा है। हालांकि गांधार शैली जो थी वो फली और फूली किसके शासनकाल में थी? तो ये कुषाणों के शासनकाल में थी। ठीक है, तो कुषाणों के शासनकाल में गांधार शैली फली और फूली थी, लेकिन इसका विकास कहाँ से आरंभ होता है? तो इंडो ग्रीक शासकों से ही इसका विकास आरंभ यहाँ पर होता है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। गांधार शैली और गांधार शैली की तर्ज पर ही मथुरा शैली का भी विकास होता है। ठीक है, और मथुरा शैली का विकास भी पूरी तरह से अपने उत्कर्ष समय पर कुषाणों के शासनकाल के दौरान ही ये आती है। ठीक है, तो दो शैलियाँ प्रमुख रूप से आपको याद रखनी की गांधार और मथुरा शैली कुषाणों की ही देन है मुख्य रूप से। ठीक है, सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों में जो है कि चित्रों का अंकन, राजा का नाम का अंकन, सप्ताह के 7 दिनों का कैलेंडर का, भारत में ज्योतिष कला का, नाट्य प्रथा का या पर्दा का, और राजत्व का दैवी सिद्धांत यानी कि राजा जो है कि देवताओं से उत्पन्न है, और सिक्के के सांचे का निर्माण, ये सभी की सभी देन है यूनानियों की हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो के अंक में। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने साथियों से भी साझा करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जहाँ भी यूज कर रहे हैं, भले वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या जो है कि व्हाट्सअप ग्रुप हो, तो आप इसको साझा कर सकते हैं, ताकि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने चैनल के माध्यम से निःशुल्क तौर से शिक्षा पहुँचाएँ, और जहाँ भी पुस्तकों का अभाव है, उन छात्रों के लिए, उन साथियों के लिए, उन भाइयों के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर जानकारी निःशुल्क तौर से पहुंचाएं, और हमारे चैनल का मकसद ही निःशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देना रहा है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।